नमस्कार, कशिश न्यूज के फेसबुक पेज पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। इस वक्त हमारे कार्यालय में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। केंद्रीय एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस इस वक्त हमारे साथ है। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और कुछ ऐसे सवालों पर चर्चा होगी जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नॉर्थ बिहार खगड़िया से आप बिलोंग करते हैं और खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनने के बाद क्या उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ के विकास के बारे में कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी योजना आपके दिमाग में हो? देखिए, बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं। जी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो काम है, जैसे देखिए नॉर्थ बिहार में, आप भी खगड़िया के रहने वाली हैं, मैं भी खगड़िया का रहने वाला हूँ। दरभंगा है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, सहरसा है। ये 5-6 जिला जो नॉर्थ बिहार का है, इसमें हमारे विभाग से रिलेटेड मामला जो है वो काफ़ी ही उसकी संभावना है। जैसे आप देखिएगा कि सीतामढ़ी में, दरभंगा में, सहरसा में मखाना की खेती होती है, जो शायद पूरे देश में नहीं होता है। 90% मखाना की खेती सिर्फ बिहार में होता है, 10% ही पूरे देश में होता होगा। उसी तरह से लीची है, मुजफ्फरपुर का लीची पूरे देश में नाम है, मुजफ्फरपुर की में लीची की खेती होती है। केला है, जैसे केला हाजीपुर का केला है, जो हाजीपुर का केला पूरे देश में नाम है। तो संभावनाएं अधिक है, केला की खेती है, लीची की खेती है, मखाना की खेती होती है। और हम लोग के इलाका में, जहाँ की आप रहने वाली हैं, मैं रहने वाला हूँ, वहाँ मकई की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। लाखों टन प्रत्येक वर्ष रेलवे के ट्रैक से बाहर मकई जाता है और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो और चूँकि ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का बेटा हूँ, मैं बिहार मेरा जन्मभूमि है, बिहार मेरा कर्मभूमि है और भारत सरकार का मैं इस विभाग का मंत्री हूँ। तो निश्चित रूप से मैं जब तक मंत्री रहूँगा, मैं अपना छाप निश्चित रूप से बिहार के लोगों को मैं दे के जाऊँगा। और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ कि मैं जनवरी में मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनवाऊँगा। अभी देखिए, बिहार में कोई कार्यालय नहीं था, मैं आते ही अपने विभाग के सचिव को आदेश दिया और ललित नारायण भवन में 2 फ्लोर का मकान हमने किराए पर लिया और 15 नवंबर को उसका विधिवत उद्घाटन होगा और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर शुरू होगा। तो बिहार में जो विकास होना चाहिए विभाग का, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं निश्चित रूप से बिहार को अपने विभाग का मैं तोहफा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे भी हम चर्चाएं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा चर्चाओं के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर भी इस पूरी खास बातचीत को देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल और हम करेंगे इनसे कि जिस तरीके से पार्टी में टूट की खबर सर बार बार आ रही है और चिराग पासवान लगातार खास करके इस उपचुनाव में भी उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अकेले ही रणभूमि में उतरेंगे, क्या उनका ये फैसला सार्थक होगा? देखिए, ये आप लोगों को गलतफहमी है। पार्टी में किसी तरह का टूट नहीं है, किसी तरह का फूट नहीं है। व्यक्ति अलग होना है। चिराग पासवान जी टेक्निकली जो भारत का संविधान है, जो लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान है, उसके तहत देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट हाउस। संसद भवन जो है लोकतंत्र का मंदिर है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी पूरे देश में है और सभी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते हैं उसी लोकतंत्र के मंदिर में माथा टेकते हैं हम लोग। और उसके मुखिया हैं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष। तो जब हमारे पार्टी में लोकतंत्र समाप्त होने की स्थिति हो गई थी, प्रजातंत्र समाप्त होने की स्थिति हो गई थी, तानाशाही प्रवृत्ति पैदा हो गया था, तो हम लोगों ने 6 सांसद में से 5 सांसद जाकर के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मैंने आग्रह किया कि हुजूर, हमारे पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तानाशाही प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि प्रत्येक पार्टी के संविधान में ये ऐसा प्रावधान है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसा प्रावधान है। मैं आप चूँकि मुखिया हैं, इसलिए मैं आपसे गुहार लगाने आया हूँ
कि आप मुझको उचित न्याय दीजिए। जी सर, आखिरी सवाल बस ये होगा कि इस उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव अचानक ही आते हैं और हुंकार भरकर ये कहते हैं कि ये उपचुनाव सिर्फ और सिर्फ हम ही जीतेंगे। क्या लालू प्रसाद यादव के आगमन से इस बार के उपचुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा? हाँ, असर हुआ है। लालू प्रसाद जी के आने से वोट बैंक एनडीए का बढ़ा है, बहुत बड़ा असर हुआ। आप देखिए, ये बिहार की जनता है, बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकली एडवांस है। लालू प्रसाद यादव जी एयरपोर्ट पर क्या कहा उन्होंने कि ये भक्त चरण दास जो है, भक्त चरण दास, ये वो शेड्यूल कास्ट हैं और पूरे बिहार में शेड्यूल कास्ट की आबादी बहुत अधिक संख्या में, पूरे देश में तो है ही, खास के बिहार में है और हम लोग भी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से आते हैं। और उन्होंने कह दिया कि भक्त चौनर दास है। तब जिस आदमी के बोली पर बयान कंट्रोल नहीं है, वो बिहार की जनता को क्या शिक्षा दीजिएगा जी। और गए माघ 29 दिन माघ के, तो लालू जी का समय समाप्त हो गया। अब एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये लोग चुनाव में कह रहे हैं कि यदि 2 सीट में जीत जाऊंगा मैं बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दूंगा। कहाँ से तुम सत्ता परिवर्तन करोगे भाई? कौन सा गणित तुम्हारे पास में है? कोई गणित नहीं है। 2024 में पूरे देश का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें प्रधानमंत्री का, नया प्रधानमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। हमारे जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में फिर 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम चर्चा के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस थे और उन्होंने तमाम तरह की बातें कही और इस पूरी चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।